हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट सन 2018 उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, जिससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि सीटेट में हमें कैसे सवालात देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ उर्दू पेडागोगी को हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपको इम्तिहान में पेडागोगी के सवालात को समझने में कोई भी दुश्वारी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट में पैसेज से 15 सवालात और 15 सवालात पेडागोगी के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैसेज और उससे रिलेटेड सवालों को हल करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिख रहा होगा, इसमें बात की जा रही है हसरत मुहानी के। उनके बारे में कहा जा रहा है कि सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मुहान ज़िला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। यानी कि हसरत मुहानी का असली नाम सैयद फजलुल हसन था और उनका जो तखल्लुस था वो हसरत था। तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस वह कलमी नाम होता है जो शायर अपनी शायरी के आखिरी शेर में पेश करता है। और वो कब पैदा हुए थे? 1875 में उन्नाव में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। बाज़ किताबों में उनका सन पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफ़ी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिद आज़ादी भी थे। यानी कि वो एक सिर्फ कामयाब शायर ही नहीं थे, बल्कि वो एक निडर जर्नलिस्ट थे और साथ ही साथ एक सरगर्म सियासतदान यानी कि राजनेता थे। और वो एक मुजाहिद आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी के लिए जंग लड़ा करते थे। अरबी फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम उन्होंने कहाँ से हासिल की? मकतब में हासिल की। और 1899 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आजकल हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसमें उन्होंने दाखिला ले लिया। और हसरत महज 12 साल की उम्र से ही शेर कहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमने हसरत मुहानी से रिलेटेड जो पैसेज था उसको हमने पढ़ लिया। अब हम लोग उस पैसेज से रिलेटेड जो सवालात हैं उनको देखेंगे। पहला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि अरबी फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम। तो हसरत मुहानी ने अरबी और फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? तो जैसा कि पैसेज में कहा जा रहा है कि उन्होंने अरबी और फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम मकतब में हासिल की। अगला सवाल यह कि गवर्नमेंट हाई स्कूल फ़तेहपुर से उन्होंने क्या किया? तो दोस्तों ये बात पैसेज में तो तज़किरा इस बात का नहीं है कि उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल से क्या किया, लेकिन आपको इसके लिए हसरत मुहानी का सवाने हयात पता होना चाहिए। उसमें यह बात आपको मिल जाएगी कि उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया था। अगला सवाल है कि वो एक कामयाब शायर और हसरत मुहानी क्या थे? एक कामयाब शायर थे। और पैसेज में कहा जा रहा है कि वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफ़ी यानी कि जर्नलिस्ट थे। इसलिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सरगर्म सियासतदान और हसरत मुहानी सरगर्म सियासतदान भी थे और क्या थे? वो एक मुजाहिद आज़ादी भी थे यानी कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कि फजलुल हसन हसरत कहाँ पे पैदा हुए थे? तो सॉरी, ये पैदा हुए थे उन्नाव में। मुहान कस्बा था, उन्नाव में पैदा हुए थे। लेकिन पूछा जा रहा है कब पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे 1875 में। बाज़ किताबों में 1880 और 81 भी देखने को मिलता है, लेकिन 80 और 81 आपको ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आप लोग 1875 को ही सही जवाब मानेंगे। अगला सवाल कि वह कलमी नाम जिसे शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तो मैंने पैसेज पढ़ते हुए ही आपको बता दिया था कि वो कलमी नाम जिसे शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है उसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। जैसे मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का तखल्लुस क्या था? गालिब। मीर तकी मीर का तखल्लुस क्या था? मीर था। मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो इस शेर में उन्होंने मीर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। अगला सवाल ये है कि मुजाहिद आज़ादी का माना क्या है? हिंदी में इसको स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। तो मुजाहिद आज़ादी का मतलब होता है आज़ादी के लिए लड़ने वाला। तो यहाँ पे हमने पैसेज पढ़ लिया। अब एक पैसेज हमको और मिल रहा है
जो कि रिलेटेड है नज़्म से। इस पैसेज को भी हम लोग पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड सवालों को हल करेंगे। कहा जा रहा है कि घर भी कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे, कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे, ईद भर देती थी सीनों में उजाले क्या क्या, रंग होली का हर दिल में बिखर जाना था, चेहरे चेहरे पे दमक उड़ते थे लाले क्या क्या। अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, उसको क्या नाम दे सोची हुई तोहमत के सिवा, अपने प्यारे अपने हर प्यार को नफरत में बदलना चाहा, क्या पुकारें उसे चालाक सियासत के सिवा। अय वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से, अय वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से, तेरी तारीख है दिलजोई व दिलदारी की, तेरी तारीख जिहद की वफा की तारीख, तेरी तारीख अखुवत की रवादारी की। तो ये पैसेज नज़्म पे बेस्ड था। अब हम लोग इससे रिलेटेड सवाल को देख लेते हैं। पहला सवाल है कि ईद सीनों में क्या भर देती है। तो जैसा कि पैसेज में कहा जा रहा है कि ईद भर देती है सीनों में उजाले क्या क्या, तो ईद सीने में उजाले भर देती है। अगला सवाल यह है कि हर दिल में किसका रंग बिखर जाता है। तो पैसेज में कहा जा रहा है कि रंग होली का हर दिल में बिखर जाता है। तो हर दिल में जो रंग बिखरता है वो होली का बिखरता है। चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि अजनबी हाथों ने क्या लिखी थी। तो पैसेज में कहा जा रहा है कि अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, यानी कि अजनबी हाथों ने तारीख तेरी लिखी थी। अगला सवाल कि हम किसकी तारीख लिखेंगे। तो हम अपने वतन की तारीख लिखेंगे। पैसेज में कहा जा रहा है कि अय वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से, तो यहाँ पे वतन की तारीख लिखने की बात हो रही है। अगला सवाल कि मुल्क की जमा क्या है। तो दोस्तों मुल्क की जमा जो होगी वो ममालिक हो जाएगी। और अगला सवाल ये कि पंख पखेरु का क्या माना है। तो पंख पखेरु चिड़िया यानी कि परिंदे को कहते हैं। अगला सवाल ये कि बागात के वाहिद क्या होंगे। तो दोस्तों बागात ये वाहिद ये जमा है और इसका जो वाहिद होगा वो बाग हो जाएगा। अगला सवाल कि मशरिक का जिद बताइए। दोस्तों मशरिक मगरिब और शुमाल जुनूब क्या होता है ये आप लोग जान जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 सिमत होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट अंग्रेजी में कहते हैं। ऊपर वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, शुमाल होता है जिसको आप लोग उत्तर कहते हो। और जो नीचे वाला होता है वो जनूब होता है जिसको आप लोग दक्षिण कहते हैं। और जो दाहिने तरफ वाला होता है वो आपका क्या होता है, मशरिक होता है। और बाईं तरफ आपका मगरिब होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मशरिक का मतलब होता है पूरब, मगरिब का मतलब होता है पश्चिम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मशरिक का जिद बताइए। तो मशरिक का जिद क्या हो जाएगा, मगरिब, यानी कि पूरब का उल्टा पश्चिम हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि नीचे दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पे पेडागोगी के क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है, ध्यान से देखेंगे। कहा जा रहा है कि प्राइमरी के स्कूल में तलबा में सुनने की महारत को उजागर करने के लिए दर्ज झेल में सबसे मुफीद तरीका कौन है। यानी कि एक प्राइमरी का स्कूल है, उस प्राइमरी के स्कूल में अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का जो बोलने का कौशल है, यानी कि जो स्पीकिंग स्किल है, उसको अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। क्या आप किरदार के ज़रिए बातचीत करेंगे, यानी कि बच्चों को कैरेक्टर देंगे और उससे बातचीत करवाएंगे, या फिर कहानी सुनाएंगे और इमला करवाएंगे, या फिर नज़्म पढ़वाएंगे और ज़बान का इस्तेमाल करवाएंगे, या फिर रोल प्ले करना और खबर पढ़ना। तो दोस्तों प्राइमरी के स्कूल में ज़बान सुनने की महारत को उजागर करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होगा वो क्या होगा, किरदार के ज़रिए बातचीत कराना। जब दो बच्चों को कोई फेमस किरदार देंगे, जैसे एक को रोमियो एक को जूलियट का, और दोनों से किरदार की अदायगी करवाएंगे, डायलॉग की डिलीवरी करवाएंगे, तो बच्चे का जो बोलने की महारत है, डायलॉग को डिलीवर करेगा तो उसकी बोलने की जो महारत है वो डेवलप करेगी। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल कि ज़बान में मोतबर तालीम का क्या मकसद। यानी कि अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो उसमें मोतबर जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है। क्या तालिब इल्मों में खुद एतमादी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास पैदा करना है, या फिर ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद है तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह करना। यानी कि जो प्रारंभिक त्रुटियां तलबा करते हैं उसको आप सही करिए, उसका संशोधन करिए, या फिर तालीमी गलतियों में सुधार,
या फिर ऊपर के सभी। तो दोस्तों ज़बान में मोतबर तालीम का मकसद है कि आप तालिब इल्मों में आत्मविश्वास भी लाइए, उनकी गलतियों को भी सुधारिए और तालीमी गलतियों में भी सुधार करिए। तो यहाँ पे ऊपर के सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि ज़बान सिखाने में उमूमी तौर पर किस किस्म के सवालात मुफीद हैं। दोस्तों जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कम वक्त में ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूँ। तो ज़बान सिखाने में जो आम तौर पर सवालात ज़्यादा फ़ायदेमंद और बेनिफिशियल होते हैं वो शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि शार्ट आंसर टाइप में कम शब्दों में बात को कह दिया जाता है और कम लफ्ज़ों में बात जब होती है उसको बच्चा पढ़ता है तो उसका जो ज़बान सिखाने का जो अमल होता है उसमें फ़रोग होता है, उसमें तरक्की होती है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि बच्चे ज़बान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये कॉल किसका। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा उर्दू पेडागोगी का लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग वो लेसन देखा होगा तो ज़रूर इसका आंसर आप लोगों ने पा लिया होगा। मैंने उसमें आपको बताया था कि बच्चों की जो भाषा सीखने की जो शक्ति होती है वो जन्मजात होती है। ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन चौमस्की का है। चौमस्की यही कह रहे हैं कि बच्चों में जो भाषा सीखने की जो कुव्वत होती है वो फितरी होती है, यानी कि ज़बान सीखने की कुव्वत बच्चे लेकर पैदा होते हैं। तो ये चौमस्की का कथन है। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। पावलोव की बात करें तो पावलोव को आप लोग जानते होंगे, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। इन्होंने प्रयोग कुत्ते पे किया था, उसकी लाल ग्रंथियों का ऑपरेशन करके उसके मुंह में ट्यूब नली लगा दी थी और उसके सामने 2 उद्दीपक रखे थे, एक स्वाभाविक उद्दीपक और एक अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक में उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई थी और स्वाभाविक उद्दीपक में उन्होंने उसके सामने खाना रखा था। कई दिनों तक यही प्रोसेस चलता रहा, उसके सामने खाना और घंटी दी जाती थी। कुछ दिनों के बाद पावलोव ने क्या किया, सिर्फ कुत्ते के सामने घंटी बजाई और खाना जो स्वाभाविक उद्दीपक था उसको हटा लिया। तो सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनने पर भी कुत्ते के मुंह से उतनी ही मात्रा में लार टपकी जितना कि वो खाना देख के टपकाता था। इस बात पर पावलोव ने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो वो वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। तो यहाँ पे आपने पावलोव को भी जान लिया जो कि आपको सीटेट और यूपी टेट की CDP के लिए यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि बच्चों में जो भाषा सीखने की जो कुव्वत होती है वो क्या होती है, वो अर्जित करने की होती है, यानी कि बच्चे खुद भाषा को अर्जित करते। जबकि चौमस्की क्या कर रहे हैं, बच्चे कुव्वत लेके पैदा होते हैं, लेकिन वाइगोस्की उसका उल्टा कह रहे हैं कि ये अर्जित करते हैं गुणों को भाषा सीखने के। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 स्टेजेस बताए थे। पहला इन्होंने बताया था संवेदीय पेशी अवस्था, जिसको हम लोग इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर कहते हैं। दूसरी जो इन्होंने अवस्था बताई वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था इन्होंने बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वक्त कम है वरना मैं इन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जीन पियाजे पे एक लेसन आपको हिंदी में बना के अवेलेबल करा दूं, जो कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जल्दी जल्दी दोस्तों भाग रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। अगला सवाल ये है कि अगर कोई लड़की हिंदी ज़बान की तलबा है और वह आपकी ज़बान सीखने आई है और आपकी ज़बान सीखते वक्त गलती करती है तो आप मुअल्लिम की हैसियत से कौन सा तरीका अपनाएंगे। कोई भी बच्ची है जो कि दूसरी ज़बान की जानकार है, जैसे कि हिंदी की जानकार है और वो आई है उर्दू सीखने और वो उर्दू सीखने में बहुत सारी गलतियां करती हैं, तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे। क्या नई ज़बान सीखने के दौरान उसकी मादरी ज़बान यानी कि जो उसकी हिंदी ज़बान है उसका इस्तेमाल की उसको छूट नहीं देंगे, या फिर उससे उसकी गलती को बार बार याद दिलाएंगे कि तुम यहाँ पे गलती करी, तुम यहाँ पे गलती कर रही हो, या फिर उसे बताएंगे कि ज़बान सीखने का
ज़्यादा से ज़्यादा उसे मौका देंगे या फिर उसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मश्क करने का यानी कि आधा घंटा प्रैक्टिस करने का मशवरा देंगे। तो दोस्तों बच्ची जो है वो क्या है, वो हिंदी ज़बान की जानकार है और आई है आपकी उर्दू ज़बान सीखने। तो वो कैसे सीखेगी, जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका देंगे, उसको टोकेंगे नहीं और उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसको क्या करेंगे, उसे ज़बान सीखने का जब ज़्यादा मौका देंगे तभी वो सही से ज़बान सीखेगी। यानी कि आपको एज ए टीचर उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना चाहिए भाषा के प्रयोग का। अगला सवाल कि मिंदरजा जेल में से किन मकासद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है ज़बान सीखना, या फिर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मौक़े जानने के लिए, या फिर ज़बान समझ कर सीखना, या फिर अंदरूनी आवाज़ को सुनने और बोलने के लिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं किस मकसद के लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है, तो वो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन ज़बान को समझ कर यानी ज़बान समझ कर सीखना, ये जो मकसद है इसके लिए ज़बान सीखना ज़रूरी नहीं है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि मिंदरजा जेल में से कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं कि सवालों का इम्तिहान दें तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, ठीक है। किस 4 चीज़ों से आप चेक करेंगे कि सवाल जो है वो अच्छा है कि बुरा है। पहला है कि ये पूरे निसाब की तकमील कर सकती है। दूसरा है कि तलबा के लिए बेहतर है क्योंकि इससे वो अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि यह तलबा के इम्तिहान के लिए चंद सवाल तैयार करने वाले में मुफीद है, या फिर तलबा चंद सवालात के जवाब तैयार करके अपने सीखने के वक्त को बचा लेते। तो दोस्तों कौन सा मजमून सवालों के इम्तिहान में फ़ायदेमंद होगा, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि सवालों के इम्तिहान के लिए कोई भी मजमून फ़ायदेमंद हो तो वो दूसरा फ़ायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि यह तलबा के लिए बेहतर यही है कि वो अपने ख़यालात को आसानी के साथ लिख सके, जिसके ज़रिए बच्चा अपने विचारों को आसानी से अभिव्यक्त कर सकता है, वो उसके लिए बेहतर है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत अहम है। तो लिखने की सलाहियत बढ़ाने के लिए बच्चे के पास सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, वोकैबलरी पावर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल करना उसे आना चाहिए। एक तो उसके पास शब्द भंडार हो और साथ ही साथ उसका सही से प्रयोग करे। मान लीजिए उसके पास बहुत सारे वोकैबलरी पावर्स हैं, उसके बाद बहुत सारे वोकैब हैं, लेकिन उसको वो सही से यूज़ ही नहीं कर पा रहा है, तो इससे क्या उसकी लिखने की सलाहियत बढ़ेगी? जी नहीं दोस्तों। बच्चों में लिखने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए ज़ख़ीरे अल्फाज का सही इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि ज़बान की मुसलसल जामे तशख़ीस के लिए शुरू किया जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूँ भाषा की सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, यानी कि कंटिन्यू एंड कम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन की, तो वो किसके लिए शुरू किया जाना चाहिए? ज़बान का जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, क्या ये ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इस्तेमाल करने के लिए, या फिर दुरुस्त ज़ख़ीरा अल्फाज, या फिर प्रोजेक्ट अमल के लिए, या फिर सही तलफ़्फ़ुज़ के लिए? तो दोस्तों जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है के लिए शुरू करना चाहिए। ज़बान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करने के लिए ज़बान की सतत एंड व्यापक जो इवेल्युएशन है, जिसको हम लोग मूल्यांकन कहते हैं, उसको शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल कि हिमाल लसानी तरीक़ेकार है। तो दोस्तों हिमाल लसानी तरीक़ेकार जो है वो ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की इब्तदाई ज़बान इब्तदाई शक्ल में थी। जो भाषा थी वो अपने प्रारंभिक समय में उसकी जो सूरत थी, उसका जो रूप था वो कैसा था? तो दोस्तों प्रारंभ में जो भाषा का रूप था वो इशाराती ज़बान था, यानी कि संकेत के द्वारा पहले ज़बान का भाषा का इस्तेमाल होता था। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल कि इब्तदाई सतह की तालीम में कहानी और नज़्म को किस हद तक ज़रूरी मानते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइमरी लेवल की, तो प्राइमरी लेवल में कहानी यानी कि स्टोरी और पोएम को आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं। क्या नज़म और कहानी मशहूर तख्लीक़कार की होनी चाहिए, या फिर वो मुफीद होनी चाहिए, या फिर नज़म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए, या फिर मुख्तलिफ़ शय के नामों और मिसालों से ज़बान की वजाहत होनी चाहिए। तो दोस्तों इब्तदाई सतह की अगर मैं बात करूं, तो इब्तदाई सतह में एलिमेंट्री लेवल में स्टोरी और पोएम, नज़म और कहानी ज़ख़ीरे अल्फाज से भरपूर होनी चाहिए, यानी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द भंडार हों। अगला सवाल है कि तहरीर के उसूलों में शामिल है। तहरीर के उसूलों में क्या शामिल है? बहुत ज़ख़ीरे अल्फाज, या फिर कहानी का मजमून, या फिर तख़य्युल का होना, या फिर दुरुस्त अदायगी। तो दोस्तों तहरीर के उसूल में अगर मैं बात करूँ, लेखन का जो उसूल है उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो दुरुस्त अदायगी, यानी कि आप सही सही लिखें, सही सही अदा करें, यानी कि आपका इमला गलत ना हो। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सीटेट ने सही माना है। अगला सवाल यह है कि ज़बान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए। ज़बान को यानी कि जो भाषा है उसका विकास करने का, उसको उजागर करने का असल मकसद क्या होना चाहिए? क्या गलतियों का अंदाज़ा करना और सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए, या फिर तलबा की गलतियों का पता लगाना, या फिर तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने का फ़ैसला करने के लिए, या फिर तलबा की कामयाबी की जांच करने के लिए। तो दोस्तों ज़बान को उजागर करने का असल मकसद होना चाहिए गलतियों का अंदाज़ा करना और सिखाने की कमी को पूरा करना। तो यहाँ पे हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत कम वक्तों में पूरा सन 2018 के उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल कर लिया। मैंने बहुत जल्दी बोला है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उर्दू के एक्स्ट्रीम मटेरियल के लिए आप लोग हैदरी स्टडी पॉइंट से ज़रूर जुड़े रहें।